नीरज, मैं दीपक बोल रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 का बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में 5th पोजीशन आया था, देन उसके बाद आपको नेशनल गेम में ला गया था। देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ आप 80 क्रॉस हुआ है। देन आप साउथ एशियन गेम्स में 82 फेंका एंड देन जुलाई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर में आप 86 पहुंच गया। तो इसी बीच का टाइम में आपने ये परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया, आप उसी समय का थोड़ा बता दें। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेवलिन भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे। तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक फीलिंग थी वहां पे जाके कि मैं अब अपनी इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूं, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया, वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू दीपक। मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेयरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के। Can I see her hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken, from Indian Express. Hi, Andrew here. Andrew जी। नीरज जी, आप वहाँ जब थे, आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहां पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहां पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहां पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार, जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। थैंक यू नीरज, थैंक यू एंड्रू। सबी हुसैन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मेरे बिल्कुल सामने है। हेलो नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। माइक पास में रखना, क्लोजर टू योर माउथ। मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से, क्योंकि वो आए थे हमारे साथ पर उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए, जिनका मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है, क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान को थैंक यू वेरी मच। सभी नीरज, मेरा सवाल यह है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 ईयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या?
कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे कैसे मतलब? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू जॉर्ज जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। No, thank you. Jaspreet at the back, timesofIndia.com. Hi, everybody, and congratulations, Neeraj. Congratulations, Kamal, for a wonderful feat, and you have made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका, 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड कि गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जैवलिन है जो काफी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूं और शायद 90 के पार भी कर दूं, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वैसे मैं जब रनवे में खड़ा होता हूं तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको जस्ट वन लास्ट, नो फॉलो अप प्लीज, Okay. वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके ओके। कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था, और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेज आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल माइक काम नहीं कर रहा। और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले के मेडलिस्ट है, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो यही बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचिज ने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को मौज पर, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज। विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ but मंजिल नहीं मिली। सॉरी सर, क्या बोले? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से हेलो। सर जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं रहा।
हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम जीत जाएंगे, फाइनल में तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, हम दुखी थे। फिर अगले दिन लीडर भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साल में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। Your question, please. Please identify yourself. I'm sorry, I don't. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफी एथलीट्स से मिला, कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी, तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा हो कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो बहुत ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी, उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, ये जितना मैंने कोच हुआ उसके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बॉटनी, और उनके साथ मैंने जब ट्रेनिंग की तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बॉटनी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और उन्होंने सर ने बाकी सभी जो एथलीट्स से अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बॉटनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत गए। थैंक यू। कन्नन। नीरज, पास में रखना। हेलो। यस। नीरज, मेरा एक सवाल है
कई एथलीट वर्ल्ड में खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने और फिर आप टोक्यो पहुंचे। रोज सुबह आपका समय हुआ एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है, कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान। डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था और वहां से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का। तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहां से 7 घंटे का डिफरेंस था तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते थे। थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था और वो बड़ा इजी टेस्ट था। उसमें वो आरटीपीसीआर वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बस अपना वो बस आप देसी भाषा में बोलो थूक लेते थे उसमें सीसी में इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, तो वो बहुत ईजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना ही पड़ा और बिल्कुल वहां पे एक यूएसए का पोल वॉल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए और बहुत अच्छे पोल वॉल्टर थे। तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था। बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। थैंक यू। Thank you, Kanan. Thank you, Neeraj. Last couple of questions, one from Neeru and one from Rajaraman after that. नीरज, नीरू भाटिया, वीक मैगजीन से। एक सवाल ये पूछना था, आपकी पहली 2 थ्रोज बहुत बढ़िया रही फाइनल में और कोच ने भी और आपने भी बोला है कि टेक्निक वाइज सब ठीक गया था, लेकिन इस टेक्निक को और फर्दर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, कैसे अपनी टेक्निक और इम्प्रूव करनी है, किस चीज़ में करनी है ताकि बेहतर, जो आप सब बोलते हैं कि 90 मीटर आपने ट्रेनिंग में भी फेंका हुआ है 90 मीटर तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे। देखो जो मुझे लगता है कि जो 90 मीटर की जो तैयारी है वो मेरी थी इस बार, और वो मैं बोलना चाहूंगा कि वो मैं पिछले कुछ सालों में भी मैं उसके आसपास हूं। और जेवलिन एक ऐसी चीज है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से उसको एक सही एंगल पे थ्रो कर दो और थोड़ा सा टेक्निक ठीक रहे तो वो 2-3 मीटर तक चली जाती है। तो मैं काफी करीब हूं 90 मीटर के, और बस मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कुछ एंगल ऑफ रिलीज पे और थोड़ा टेक्निक पे। वो मैं कोच के साथ बात करके उस चीज को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे। इस साल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मेहनत की इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी एक ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज से काफी खुश हूं। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है और वो मैं जरूर पूरा करूंगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। मेरा एक सवाल है आपसे, ये शायद आपके लिए आखिरी सवाल है, आपको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे आगे चल के। अगस्त 7 को अभी बनोट साहब ने बताया कि जैवलिन थ्रो डे होगा पूरे भारतवर्ष में। आपको ये सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार है? जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी मैं बिल्कुल, ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूंगा सर का भी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कि एक उन्होंने एक ऐसी चीज, एक मेरे उस दिन को एक ऐतिहासिक बनाया है। और मैं मानता हूं कि मैं अपने आप को बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक इंडियन स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, खासकर जैवलिन थ्रो में एक मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला कि यार पता नहीं हमारा इसमें कैरियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जैवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो
मैं बहुत खुश हूँ जी मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज्यादा हमारे देश के मेडल है एथलेटिक्स में। Thank you, Neeraj. Thank you. Before we close, can I ask the chief coach, Dr. Radhakrishnan Nair, to come over here and say a couple of words? Because there were no questions to him. I would like him to come and share his thoughts on the Olympic campaign. Just a very brief. तो भी आप गोल्डन बॉय को सुन रहे थे जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत सारे सवाल थे और उन सभी सवालों का जवाब नीरज चोपड़ा देते हुए नजर आए। उन्होंने अपने अंदर क्या कुछ चल रहा था अपने छठे थ्रो जो फाइनल थ्रो था उसको लेकर, और जो बीच में कुछ थ्रोज उनके खराब हुए उसको लेकर उन्होंने क्या सोचा। एक तरीके से उन्होंने बताया कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत उन्होंने की उसका नतीजा अब सामने है कि भारत ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता।